हाँ जी, नमस्कार जी। जैसे कि हमने पिछली क्लास में उच्च न्यायालय के बारे में देखा कि किस प्रकार से उच्च न्यायालयों का इतिहास रहा है और किस प्रकार से उच्च न्यायालय बनते आए हैं, और हमने राजस्थान उच्च न्यायालय तक की बात की थी। आज की जो हमारी क्लास होगी वह उच्च न्यायालय के ऊपर उन प्रावधानों पर होगी जो उच्च न्यायालय में संवैधानिक प्रावधान पाए जाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में यदि हम देखें कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च न्यायालय का भाग, यानी कि उच्च न्यायालय संविधान के कौन से भाग में पाया जाता है। तो संविधान के भाग नंबर 6 में उच्च न्यायालय का प्रावधान पाया जाता है। साथ ही अगर उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेदों को हम देखें तो उच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 214 से 237 तक उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद हमारे देखने को मिलते हैं। परंतु यदि देखा जाए तो मूलतः उच्च न्यायालय के जो अनुच्छेद है वह 214 से लेकर 231 तक ही आते हैं। इसके पश्चात जो अनुच्छेद होते हैं वह अधीनस्थ न्यायालयों की ओर चले जाते हैं। तो हमने देखा कि उच्च न्यायालय से संबंधित भाग नंबर 6 छठे भाग में उच्च न्यायालयों का उल्लेख किया गया है, वही अनुच्छेद 214 से 37। अगर मूलतः उच्च न्यायालय के अनुच्छेद पूछे तो हम 214 से लेकर 237 तक इनका उल्लेख करते हैं। अब देखिए, हम एक एक करते हुए अनुच्छेदों की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार से अनुच्छेदों में इनका उल्लेख किया गया है। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद नंबर 214। 214 में क्या दिया गया है, सुनिएगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 214 में किया गया है। वहीं 215 में कहा गया है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। बताया गया है कि जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय होता है। इसके पश्चात देखिए 217 में उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया को बताया गया है कि उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से किया जाता है। तो इनसे 216 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय का गठन राष्ट्रपति द्वारा एक मुख्य न्यायाधीश व कुछ अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का गठन करेगा और उस उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उसमें कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, जिनको लेकर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की स्थापना करता है। तो सबसे पहला अनुच्छेद हमने देखा 214 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। वहीं पर 215 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय होता है। वहीं पर 216 में बताया गया है उच्च न्यायालय का गठन, और उच्च न्यायालय में बताया गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीशों को लेकर राष्ट्रपति इनका गठन कर सकता है और आवश्यकता अनुसार इनको नियुक्त कर सकता है।
इसके पश्चात देखिए हम बात करें अनुच्छेद नंबर 217 की, 217 की। देखिए 217 में क्या बताया गया है। 217 देखिए 217 की अगर हम बात करें तो 217 में बताया गया है, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। सबसे पहले हम यहाँ पर योग्यता का बारे में अध्ययन करेंगे। योग्यता में देखिए सबसे पहली योग्यता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, अर्थात भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता या हम कह सकते हैं बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि वह 10 वर्ष से किसी न्यायिक पद पर रहा हो, किसी न्यायिक पद पर रहा हो तो उसे भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि वह 10 वर्ष से 2 या 2 से अधिक राज्यों में अधिवक्ता, इसे हम कह सकते हैं वकील, रह चुका हो। देखिए यहाँ पर हमें योग्यताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। वहीं पर दूसरी योग्यता बताई गई है कि 10 वर्ष से किसी न्यायिक पद पर रहा हो, अर्थात किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायिक पद पर रहा हो तो उसे भी हम नियुक्त कर सकते हैं। वहीं पर 10 वर्ष से 2 या 2 से अधिक राज्यों में अधिवक्ता या वकील रह चुका हो, उस व्यक्ति को भी हम यहाँ पर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात देखिए 217 में ही अगली बात बताई गई है नियुक्ति, कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो देखिए नियुक्ति अनुच्छेद पूछे तो 217। देखिए नियुक्ति की बात करें तो सबसे पहले हम न्यायाधीशों की बात करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपको पता है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति करने से पूर्व यहाँ पर परामर्श लेता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करने से पूर्व यहाँ पर परामर्श लेता है। सबसे पहले बात करें परामर्श की तो राज्य के राज्यपाल से, राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा और उसके पश्चात नियुक्ति करता है। दूसरी बात करें तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इससे भी राष्ट्रपति परामर्श लेता है। और तीसरा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु राष्ट्रपति के माध्यम से परामर्श लिया जाता है। परामर्श एक राज्यपाल से, दूसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और तीसरा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होता है। परंतु यदि हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की तो देखिए यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा जो परामर्श लिया जाता है, अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की तो राष्ट्रपति के द्वारा जो परामर्श लिया जाता है वह राज्य के राज्यपाल से और वहीं पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लिया जाता है।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो हमने बात की राष्ट्रपति नियुक्त करता है, परंतु परामर्श लेता है राज्यपाल से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। परंतु यदि मुख्य न्यायाधीश की बात करें, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति परामर्श लेगा राज्यपाल से और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। इस प्रकार राज्य में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अब देखिए, अगर हम बात करें इनको हटाने की तो देखिए 217 में ही न्यायाधीशों को हटाना बताया गया है और उसी रीति से हटाते हैं जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं। अर्थात सिद्ध कदाचार उस असमर्थता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। वहीं पर यदि हम इनके त्याग पत्र की बात करें तो ये त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद बात करते हैं 219। 219 के अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ का प्रावधान है और शपथ राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल दिलाता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ का प्रावधान बताया गया है और शपथ दिलाना राज्यपाल का कार्य होता है। तो ध्यान से सुनिए, 217 में हटाने की बात की गई है तो उसी रीति से हटाते हैं जिस रीति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। और यदि हम देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि जो त्यागपत्र है वह राष्ट्रपति लेता है और यदि हम शपथ की बात करें तो शपथ का जो प्रावधान है वह बताया गया है 219 में और इसमें बताया गया है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 220 पर। 220 देखिए, अनुच्छेद 220 की बात करें तो यहाँ पर न्यायाधीशों पर प्रतिबंध की बात की गई है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध की बात की गई है कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध किस प्रकार लगाया जा सकता है। देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से रिक्त होने के बाद किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ही कार्य कर सकता है। इनके अलावा कहीं भी वह वकालत या अन्य कार्य नहीं कर सकता है। ऐसा अनुच्छेद नंबर 220 के अंदर इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है और यदि वह अपने पद से रिक्त होने के बाद में कार्य करता है तो अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में कर सकता है या फिर उच्चतम न्यायालय में ही अपना कार्य कर सकता है। इनके सिवाय अन्य क्षेत्र पर ना वकालत कर सकता है और ना ही कोई अन्य कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 221 की। अगर 221 की बात करें 221 में उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। और याद रखिएगा, नवीनतम वेतन भत्ते आ चुके हैं इनके। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, देखिए मुख्य न्यायाधीश को सीजे बोलते हैं हम। इसका वेतन है 2,50,000 रुपये महीना। अन्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो 2,25,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त करेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों की बात हुई है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 2,50,000 और अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो 2,25,000 रुपये वेतन दिया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 222 पर। 222, देखिए 222 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण कर सकता है। अर्थात राष्ट्रपति चाहे तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। वहीं पर अनुच्छेद नंबर 223 की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यदि देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की क्या आवश्यकता होती है? यदि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। देखिए इसमें बताया गया है यदि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए, देखिए या मान लो मुख्य न्यायाधीश अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति न्यायाधीशों में से किसी भी एक व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। देखिए इसके पश्चात हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की कार्य व शक्तियों पर या उसके क्षेत्राधिकार पर। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार। आरंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है ऐसे मामले जिनके ऊपर हम सीधे सुनवाई उच्च न्यायालय के अंदर ही कर सकते हैं। ऐसे मामलों में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों को भी हम रख सकते हैं। इसके अलावा बात करें अपीलीय क्षेत्राधिकार की, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के दीवानी प्लस फौजदारी मुकदमों की सुनवाई कर सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार, तो उच्च न्यायालय में जो पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो यहाँ पर उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर या कार्यप्रणाली का नियंत्रण व निरीक्षण कर सकता है। बात करें रिट दायर करना, तो संविधान के अनुच्छेद 226 में, जैसा कि मैंने आपसे बताया था,
जब मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तो मैंने बताए थे कि उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है जिनके माध्यम से मौलिक अधिकारों को सुरक्षा दी जा सकती है। और न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो उच्च न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय के समान अपने निर्णयों की पुनर्व्याख्या कर सकता है। इस प्रकार के क्षेत्राधिकार को हम न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन मानते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा आरंभिक क्षेत्राधिकार। आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर हमने देखा कि वह मामले आते हैं जिनका ऊपर उच्च न्यायालय में हम सीधे सुनवाई कर सकते हैं, जिन मामलों में हम सीधे देखते हैं कि संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले हो, या हम बात करें विवाह, तलाक या कंपनी कानून से संबंधित विषयों को भी इसमें रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो संविधान की व्याख्या, विवाह, तलाक या कंपनी कानून आदि विषयों के ऊपर भी हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर शामिल कर सकते हैं। वहीं पर अपीलीय क्षेत्राधिकार में दीवानी और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई होती है जो कि अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ होते हैं। वहीं पर परिवेक्षीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो उच्च न्यायालय भी अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली को निरीक्षण कर सकता है। इस प्रकार रिट दायर करना अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी संविधान में 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। और न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय भी कि अपने न्यायिक निर्णयों की व्याख्या कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा एक ये छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, इसमें हमारा एक अनुच्छेद रह गया, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं यहीं पर। वैसे तो मैंने उसे आपको पढ़ा दिया था, परंतु फिर भी देखिए हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संविधान में 7वां संशोधन 1956 किया गया और इस संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय में सुनवाई हो सकती है, ऐसा संसद विधि बनाकर स्थापित कर सकती है। देखिए यह बात जो बताई गई है यह संविधान के अनुच्छेद नंबर 231 में बताई गई है। तो ध्यान रखिएगा 7वें संशोधन में यह प्रावधान हुआ था जिसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 231 में व्यवस्था की गई कि 2 या 1 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय में भी संसद विधि बनाकर कार्यवाही स्थापित कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये छोटा सा टॉपिक था जो उच्च न्यायालय के नाम से था, यह कंप्लीट होता है। हमारी जो अगली क्लास होगी हमारे नए चैप्टर पंचायत राज के माध्यम से शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।